पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स क्या होता है, क्या होता है जेनेटिक्स, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब कोई भी जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण हम अपने माता पिता के समान दिखते हैं। लेकिन बात ये आती है कि हम अपने माता पिता के समान दिखते हैं, लेकिन हूबहू सेम क्यों नहीं दिखते, फिर भी हम अलग अलग दिखते हैं ना, तभी तो हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे आता है वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या पढ़े थे कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों एक दूसरे से अलग अलग क्यों दिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो हेरिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वंशानुगत, जिसको मैं पिछले वीडियो में बोल दिया था अनुवांशिक करके बोल दिया था। तो जब 6-7 साल हो गया हिंदी टर्म यूज नहीं होता, तो इस कारण थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हुआ था ना, उसको ध्यान मत देना। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत, एक जनरेशन से जेनेटिक मटेरियल दूसरे जनरेशन में जाना, और वेरिएशन का मतलब है फिर भी उसमें विभिन्नता आना, जिसके बेस पे हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। तो वो वेरिएशन कैसे आता है हम लोगों में, हम लोग अपने माता पिता से सेम तो दिखते हैं, लेकिन फिर भी अलग क्यों दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, वो वेरिएशन कहाँ से आता है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे कि कहाँ पे हम लोगों में वेरिएशन आता है, जिसके कारण हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड सेल साइकिल। तो सेल सबको पता है, 12वीं तक पढ़ के आए सबको पता है ना सेल क्या होता है। देखते हैं, सेल होता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल का मतलब है संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब है क्रियात्मक। मतलब जैसे जिस प्रकार से घर किससे बना है, छोटे छोटे ईंट से बना है नहीं, उसी प्रकार हमारा बॉडी किससे बना है, सेल के ग्रुप से बना है। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ये प्लांट को अगर इसको तोड़ेंगे तो इसको जैसे पत्ती को तोड़ के तो वो हो गया एक ऑर्गन, उसको और तोड़ेंगे तो क्या हो गया, एक टिश्यू बनेगा, और टिश्यू को और तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक क्या निकलेगा, सेल। हम लोग यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं, सेल का, ठीक है ना। तो सेल कैसे होता है, सेल के सबसे ऊपर क्या रहता है, सेल वॉल रहता है। प्लांट सेल में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है। जैसे ये प्लांट सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, प्लांट सेल, और ये क्या है, एनिमल सेल, एनिमल सेल। तो सेल के सबसे ऊपर में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। सबसे बीच में क्या रहता है, क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए। और यहाँ पे क्या रहता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेल को पढ़ेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंट क्या है, प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है ना। सेल वॉल क्या रहता है, कठोर रहता है, और हम लोगों में क्या पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। पहला डिफरेंट प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये होता है। दूसरा डिफरेंट क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है ना, तभी तो हरा भरा दिखते हैं प्लांट, और हम लोगों को में एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो बेसिकली सेल क्या है पता चल गया, जान गए ना सेल क्या होता है। डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म या बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब बात आती है सेल डिवीजन। सेल सबको समझ आ गया, अब देखते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन मतलब होता है कि एक सेल से 2 सेल बनना, या फिर एक सेल से 1000 सेल बनना, मतलब एक सेल का कंटिन्यू नंबर में बढ़ना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन में सेल का बढ़ना, सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, आप लोग पहले पढ़ के आए थे, 2 टाइप के। क्या पढ़े थे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस का मतलब हिंदी में क्या पढ़े थे, समसूत्री विभाजन। सम मतलब बराबर, सूत्र सूत्री मतलब गुणसूत्र बोलते हैं जिसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। समसूत्री विभाजन बोलते हैं माइटोसिस को, और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ये क्यों बोलते हैं इसको अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक डेफिनेशन सबको समझ आ गया। अब देखते हैं सेल। सेल कितने टाइप से होते हैं, हम लोग सेल को यहाँ पे 2 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 टाइप मतलब एक होता है सोमैटिक सेल, एक क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल।
रिप्रोडक्टिव सेल और सोमेटिक सेल, इसको सेक्स सेल भी बोलते हैं। सेल कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप के, सोमेटिक सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। पता है सोमेटिक सेल क्या होते हैं? जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है ना, एक प्लांट है, ये उसका फ्लावर है और ये उसकी पत्ती है, ये जड़ है। तो या फिर एनिमल ले लो कुछ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपना, तो हमारे हाथ पांव नाक कान बाल जो भी जिससे बना है उसको क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं। प्लांट में बोलेंगे तो जड़ तना पत्ती, जितना जड़ तना पत्ती जिस सेल से बना है उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल बोलेंगे। अब आप बात आता है रिप्रोडक्टिव सेल या फिर सेक्स सेल, ये किसको बोलते हैं? जैसे कि फ्लावर, फ्लावर में क्या रहता है? मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रहता है। तो फ्लावर में जो मेल पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। तो मेल पार्ट में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परागकण। तो परागकण और ये एग सेल, ये किसके बने होंगे? इसको, इसके सेल को क्या बोलेंगे? सेक्स सेल बोलेंगे, ठीक है ना। ये हैप्लॉइड रहता है। सोमेटिक सेल और सेक्स सेल समझ आ गया। प्लांट के जड़ तना पत्ती जिससे बना है उसको क्या बोलेंगे? सोमेटिक सेल बोलेंगे। और रिप्रोडक्टिव सेल किसको बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव सेल मतलब होता है जैसे कि पॉलन ग्रेन का सेल या फिर एक सेल का सेल या फिर ह्यूमन में स्पर्म का सेल या एक सेल का सेल। समझ आ गया ना। अब आगे यहां तक सबको समझ आ गया माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसको देखते हैं अब, ठीक है ना। माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिवीजन होता है। इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री। इसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, और इसको बोलते हैं अर्धसूत्री। अब देखते हैं माइटोसिस। समसूत्री इसको क्यों बोलते हैं? सूत्र मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनते हैं। क्या होता है? एक सेल से कितने सेल बनते हैं? दो सेल बनते हैं। और दोनों सेल जो बनते हैं वो साइज, शेप और क्रोमोसोम नंबर में, जैसे कि ये है मटर का एग्जांपल है। मटर में क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? 14 रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहता है माइटोसिस में कि एक सेल से दो, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं और दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर बराबर रहते हैं मदर सेल के, ठीक है ना। और साइज, शेप और क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में मदर सेल के ही समान रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? माइटोसिस बोलते हैं। इसे होमोफाइटिक डिवीजन भी कहते हैं। होमोफाइटिक डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो डॉटर सेल बने हैं वो मदर सेल के समान है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? होमोफाइटिक डिवीजन, या फिर क्या बोलते हैं? होमोटाइपिक डिवीजन, या फिर क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल रहते हैं ये साइज, शेप और क्रोमोसोम में, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। अब देखते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या कहता है? ये समझ आ गया। माइटोसिस एक सेल से दो सेल बनेंगे, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। अब आता है मियोसिस। एक चीज और है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, वो चीज भूल गए। ये किस में होता है? एग्जाम्पल इसका क्या है? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल जैसे कि जड़ तना पत्ती का सेल, उसमें क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका क्या है? सोमेटिक सेल। अब देखते हैं मियोसिस। मियोसिस कौन से सेल में होता है? ये होता है सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल या फिर किस में होता है? सेक्स सेल में होता है। इसमें क्या होता है? एक सेल से क्या बनते हैं? एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनते हैं। और इसमें क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल में, मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में आधा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 14 है मटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो डॉटर सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। समझ आया यहाँ तक? और ये कौन से सेल में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर
डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मतलब, रिडक्शन मतलब कम होना, ठीक है ना। इसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है और इसमें साइज शेप क्रोमोसोम नंबर मदर सेल से कम रहता है, ठीक है ना, और इसमें इक्वल रहता था। अब बात आती है यहाँ पे कि इसमें 7 क्यों होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन उठता है नहीं, यहाँ पे 7 क्यों उठता है, तो ये क्या होता है, एक गेमिट होता है। सेक्स सेल में है तो एक गेमिट है नहीं, और हमेशा याद रखना कि मेल और फीमेल गेमिट दोनों जब मिलेंगे तब जाके नया जनरेशन बनाते हैं नहीं। अगर यहाँ पे मैं बोलूं मटर का क्रोमोसोम नंबर 14 है और उसका जब सेल डिवीजन होगा माइटोसिस में, मियोसिस में, ठीक है ना, अगर उसमें हाफ अगर यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, मदर से यहाँ पे फीमेल गेमिट और मेल गेमिट दोनों मिलेंगे तब तो नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे ना, तो उसमें क्रोमोसोम मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे माइटोसिस के समान बराबर हो जाता, जैसे कि यहाँ पे 14 का 14 हो जाता, ठीक है ना, तो क्या होता नेक्स्ट जनरेशन में, यहाँ पे मटर बनता क्या, 14 दूनी 28, मटर का प्लांट बन पाता, नहीं बन पाता नहीं। तो वही चीज है, जब मियोसिस होता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये कौन सा है, जैसे कि ये एक सेल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल का सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसमें जो गेमिट बनेगा उसमें एन मतलब हाफ हो जाएगा, ताकि वो मेल गेमिट से मिले तो क्या हो जाए, मेंटेन रहे नेक्स्ट जनरेशन। समझ आ गया ना, माइटोसिस मियोसिस, ठीक समझ आया ना। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहां तक समझ आ गया, नोट करते जाओ ना। अब आता है माइटोसिस, ये एक आउटलाइन है, इसे अगर याद कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा और पूरा क्लियर आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस को पहले इस वीडियो में, और नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मियोसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइटोसिस का ये आउटलाइन है। माइटोसिस कैसे होता है, माइटोसिस दो दो स्टेप में होता है। कैसे होता है, इंटरफेस होता है पहले, इंटरफेस होता है, उसके बाद माइटोटिक फेस होता है, ठीक है ना। इंटरफेस में 3 होता है, G1 एस फेस और G2 फेस। इंटरफेस में क्या क्या होता है, G1 फेस, G2 G1 फेस, एस फेस और G2 फेस, इसको याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या माइटोटिक फेज में क्या होता है, उसके बाद प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस, 5 स्टेप इसमें होता है। और इसमें कितना स्टेप होता है, 3 स्टेप होता है, ठीक है ना। तो आप पहले ये समझते हैं कि ये फेस को क्या बोलते हैं और ये फेस को क्यों होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है ना, मटर का एक सेल है, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 14 है। ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है, कितना रहता है, 46 रहता है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे मटर का, तो इस सेल में 14 क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है ना, इसका 14 क्रोमोसोम नंबर है। इसको डिवीजन करना है, इसका क्या करना है, बांटना है 2 भाग में। तब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 14 है। 14 क्रोमोसोम को 14 14 में बांटना है। माइटोसिस क्या कहता है, 2 डॉटर सेल बनते हैं और दोनों में क्या रहता है, इक्वल रहता है क्रोमोसोम नंबर। तो 14 को 14 14 में बांटोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा क्रोमोसोम को। तो ये डुप्लीकेशन का काम इंटरफेज में होता है। इंटरफेज मतलब ये है न्यूक्लियस, जैसे कि ये सेल है, अब जितना पढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर का पढ़ेंगे ना, ये चीज याद रखना। तो ये क्या है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है ना, डीएनए आरएनए। तो यहाँ पे न्यूक्लियस, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंज होंगे, उसको हम किस में पढ़ेंगे, इंटरफेस में पढ़ेंगे। अब उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर में डुप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद उसका डिवीजन कैसे होगा, उसको किस में पढ़ेंगे, माइटोटिक फेज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरफेस पढ़ते हैं। इंटरफेस बहुत इजी है, ध्यान से बस मेरे को सुनना। चलो देखो, इंटरफेस में कौन सा स्टेप होता है, पहला क्या होता है, बोलते जाओ ना, पहला क्या होता है, G1 स्टेज होता है। G1 में क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन और आरएनए डबल बनते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन और आरएनए बनते हैं, किसमें बनते हैं, G1 स्टेज में। इसमें यही पॉइंट आपको याद करना है। तब G1 में क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए डबल होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए।
इसमें प्रोटीन और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। और एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, जैसे कि मैं बोलूं कि एक सेल है, उसका डिवीजन हो रहा है 24 घंटे में, ठीक है ना, तो सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा लंबा टाइम किस फेज में लगता है, ये क्वेश्चन आता है। तो सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा लंबा टाइम लगता है इंटरफेज में। 24 घंटा में अगर कोई सेल डिवीजन होता है तो 22 घंटा किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है, ठीक है ना। तो इंटरफेज में सबसे पहले क्या होता है, जीवन फेज, जीवन में क्या होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जीवन के बाद क्या आता है, एस फेज। एस फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आता ही है। एस फेज में सब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, डीएनए रेप्लिकेशन कभी सुने हो, डीएनए द्विगुणन कभी सुने हो, हिंदी में बोलते हैं डीएनए द्विगुणन, इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए जैसे एक डीएनए से 2 डीएनए बनना, डीएनए का कॉपी बनना, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। एक डीएनए से उसका कॉपी तैयार होना, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में होता है, एस फेज में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन किस स्टेज में होता है, एस फेज में। एक और क्वेश्चन आता है इसी में, डीएनए का रेप्लिकेशन माइटोसिस में कितना परसेंट होता है, तो क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में कितना परसेंट होता है, 100% डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या होता है, 100% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है, समझ गए ना, क्रोमोसोम का डबल करना है हमको। क्यों डबल करना है, क्योंकि एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बनाना है इनको, माइटोसिस को, ठीक है ना। अब उसके पास क्या आता है, G2 स्टेज। G1 के बाद क्या आता है, G2 स्टेज। G2 स्टेज से यहां से क्लियर है, G1 G2 नाम सेम लग रहा है। इसमें जो आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होना बच गया है, वो कहां पे होता है, G2 स्टेज में। बचा कुचा आरएनए प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पे होता है, G2 स्टेज में। क्लियर हो गया इंटरफेस। अब नहीं भूलोगे ना इंटरफेस में क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या है, रेप्लिकेशन कौन से स्टेज में होता है, कौन से स्टेज में होता है, एस फेज में। और क्वेश्चन आ जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन 100% होता है कौन से स्टेज में, एस फेज में। किसके, माइटोसिस की एस फेज में कि मियोसिस के एस फेज में, माइटोसिस की एस फेज में। जबकि मियोसिस के एस फेज में क्या होता है, 99.7% होता है। यही चीज वो मियोसिस पढ़ने के समय पढ़ेंगे, माइटोसिस में 100% रेप्लिकेशन होता है। ये समझ आ गया। अब पढ़ते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज मतलब माइटोसिस होने में जो अंदर चेंज तो हो गया, अब इसके बाद क्या चेंज होते हैं, ठीक है ना। अब इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, ठीक है ना। अब अगर इसको याद कर लिए तो समझना बहुत इजी है, और क्वेश्चन यहाँ से बाउंस नहीं होगा लगभग, ठीक है ना। अब पहले क्या देखे थे, इंटरफेस। इंटरफेस सब इससे पहले बता दिया हूं, इंटरफेस में क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे बड़ा फेज। जैसे 24 घंटे में कोई सेल डिवीजन होता है तो 22 घंटा किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है। उसके बाद क्या आता है, G1 फेज, प्रोटीन प्लस आरएनए का डबल होना किसमें होता है, G1 में। एस फेज केवल डीएनए रेप्लिकेशन का काम होता है, और इसमें क्या होता है, 100% डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दूसरा इसमें बात आता है, एस फेज में ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जानते हो किसको बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। ये क्या करता है, स्टेबिलिटी देने के लिए काम करते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन बनता है, ये चीज याद रखेंगे। एस फेज में क्या क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन 100% और हिस्टोन प्रोटीन बनता है इसमें। उसके बाद G2 में क्या होता है, बचा कुचा यहाँ पे प्रोटीन डबल होता है, ठीक है ना। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आता है माइटोटिक डिवीजन में सबसे पहले आता है प्रोफेस। प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है सबसे पहले, ठीक है ना। पहले क्या क्या इसमें होता है देखते हैं। इसमें केवल न्यूक्लियोलस में परिवर्तन आ रहा है, देखते हैं। न्यूक्लियस में, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस किसको बोले, समझ गए ना।
ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है न्यूक्लियस में, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 शब्द बोलूंगा, तीनों को आप लोग याद कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये तीनों का ही खेल है, जो भी होगा यहाँ पे तीनों का खेल है कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या रहता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है कि नहीं रहता है। फर्स्ट चीज इसको याद करना है, ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस चीज को फोकस करना है। न्यूक्लियोलस रहता है बीच में, रहता है ना न्यूक्लियस के अंदर, सेकंड पॉइंट इसको फोकस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर जो है, क्रोमेटिन फाइबर मतलब ये धागे जैसा सबसे पतला रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या रहता है, क्रोमेटिन फाइबर धागे जैसा पतला होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग का फेस है, इसमें यहाँ से चालू होता है। इसको समझने के लिए प्रोफेस को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ होना चालू नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या देखने को क्या मिल रहा है, धागे जैसा पतला क्रोमेटिन फाइबर। इसके बाद क्या होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर जो है धीरे धीरे मोटा होना चालू होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस वो धीरे धीरे छोटा होना चालू होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या क्या चीज को फोकस करना है करके बोला था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या बोला था, न्यूक्लियोलस। और तीसरा फोकस करने वाला पॉइंट है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ये क्या होता है, एक रबर टाइप से संरचना होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है क्रोमोसोम को ऐसे, बीच में क्रोमोसोम के क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है नहीं, तो सेंट्रोमियर को पकड़ के खींचने का काम करता है ये, ठीक है ना। एक रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जो क्रोमोसोम को खींचता क्यों है, क्योंकि डबल हुआ है, अपने अपने तरफ खींचने के लिए आता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये टूटना चालू हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना चालू हो जाता है बीच में। सेकंड क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनना चालू हो जाता है, ठीक है ना। और फाइनली प्रोफेज को देखते हैं, लास्ट प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। गायब होना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसअपियर होना, ठीक है ना। डिसअपियर कभी बोलूं तो समझ जाना कि गायब हो गया, और अपियर करके बोलूंगा तो समझ जाना प्रकट हो गया, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन आता है प्रोफेज में, माइटोसिस के प्रोफेज में डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस स्टेज में होता है, किस स्टेज में होता है, प्रोफेज में। अगर ऑप्शन में आ गया प्रोफेज तो प्रोफेज मारोगे, और लेट प्रोफेज दे दिया तो लेट प्रोफेज मारोगे, ठीक है ना। ये प्रोफेज ही है जिसको समझने के लिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसमें क्या होता है, डिसअपियर 2 चीज होता है, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस और डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ आ रहा है ना। और अपियर ऑफ स्पिंडल फाइबर, अपियर क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर। 2 चीज डिसअपियर हुआ यहाँ पे, क्या क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, और अपियर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 3 चीज यहाँ पे बताया था प्रोफेज में, तीनों चीज याद रखना है। यहाँ देखिए, और इसमें क्रोमोसोम जो होता है बहुत, यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर मोटा हो जाता है, ठीक है ना। मोटा कैसे होता है, ये बार बार इसमें कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग मतलब जैसे धागे को बार बार लपटोगे तो मोटा होता है ना, कपड़ा किससे बनता है, बार बार कॉइलिंग होने से बना है ना, उसी टाइप से ये मोटा हो जाता है, ठीक है ना। और स्पिंडल फाइबर क्यों बना है, चलो बताओ, स्पिंडल फाइबर क्यों बना है, क्रोमोसोम को पकड़ के खींचने के लिए अपोजिट पोल में, ठीक है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे गायब क्यों हुआ है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्रोमोसोम डबल हुआ है, क्रोमोसोम को 2 भाग में डिवाइड करना है। अब झिल्ली के अंदर वो बंद है तो उसको डिवाइड हो सकता है क्या, 2 भाग में बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फट जाता है, मतलब गायब हो जाता है, ठीक है ना, डिसअपियर हो जाता है। प्रोफेज सबको समझ आ गया ना। अब आता है मेटाफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है ना, अपियर ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्यों अपियर हुआ था, क्यों स्पिंडल फाइबर वहां पे आया था। अब आया था तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए आया है ना,
तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसमें स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के बीच में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। पढ़ क्या हो पहले, तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से किस स्टेज में अटैच होते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, किसमें होते हैं, मेटाफेज में। दूसरा क्वेश्चन आता है इक्विटोरियल लाइन, जैसे कि मैं बोलूं ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इक्विटोरियल लाइन में क्रोमोसोम किस स्टेज में अरेंज होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इक्विटोरियल लाइन में क्रोमोसोम किस स्टेज में अरेंज होते हैं, मेटाफेज में, ठीक है ना। क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिकेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रोमोसोम क्या दिखता है, सबसे ज्यादा मोटा, छोटा और सबसे ज्यादा साफ दिखता है। तो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, सबसे क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेस कौन सा है करके बोलेंगे तो क्या होगा, मेटाफेज, ठीक है ना। जैसे आप लोग को बोलेंगे माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम को स्टडी करो, तो हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम को हमेशा याद आता है तो हमेशा ऐसे बनाते हैं, पढ़ते हैं नहीं इस टाइप से। तो किस स्टेज में देख के ये लिया गया है, मेटाफेज में, इस स्टेज में क्रोमोसोम को देखा जाता है, ठीक है ना। कितना पेयर क्रोमोसोम बनाया है सब चीज यहाँ पे क्लियर दिखता है, ठीक है ना। मेटाफेज समझ आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विटोरियल लाइन में कौन से स्टेज में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से किस स्टेज में अटैच होते हैं, ठीक है ना। और क्या आएगा यहाँ पे, क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सा होता है, मेटाफेज। मेटाफेज समझ आ गया। अब देखते हैं एनाफेज। मेटाफेज में क्या हुआ था, बीच में आ गया था, और जहां पे स्पिंडल फाइबर जो बना था कौन से काम के लिए बना था, खींचने के लिए, अपोजिट पोल में खींचने के लिए स्पिंडल फाइबर बना था, और वो अपना काम करते करते कहां तक पहुंच गया था, उसका सेंट्रोमियर को पकड़ लिया था, ठीक है ना। अब क्या होता है, खींचने के लिए गया था, खिंचाव हो गया, तो यहाँ पे आता है स्पिंडल फाइबर में खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर कौन से स्टेज में होता है, एनाफेज। एनाफेज में अपोजिट पोल में क्रोमोसोम चले जाते हैं, और क्या होता है, क्रोमोसोम में का सेपरेशन किस स्टेज में होता है, सेपरेशन मतलब समझ गए ना, अलग अलग होना। क्रोमोसोम का सेपरेशन कौन से स्टेज में होता है, एनाफेज। यहां से क्वेश्चन आता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन से स्टेज में होता है, एनाफेज। क्रोमोसोम में सेपरेशन, स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन कौन से स्टेज में होता है, एनाफेज। समझ गया ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो अपोजिट पोल में चले गए क्रोमोसोम, आधा इधर आधा इधर। अब हम लोग का टारगेट क्या था, इसको बांटने का, बढ़ गया है पूरा। इसमें क्या क्या कमी दिख रहा है, मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है, और क्या स्पिंडल फाइबर का काम हो गया, तो उसका जाने का टाइम हो गया ना। तो देखते हैं नेक्स्ट फेज में क्या चेंजेस आता है। टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल में पहुंच जाता है तब कौन सा फेज स्टार्ट होता है, टीलोफेज स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है ये किसका, प्रोफेज का उल्टा। प्रोफेज में क्या चीज बताया था, 3 पॉइंट बताया था, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है, एपियर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो रहा है। दूसरा चीज क्या बताया था, डिसअपियर ऑफ न्यूक्लियोलस, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे एपियर ऑफ न्यूक्लियोलस। और तीसरा क्या बताया था, उसमें क्या चीज बताया था, एपियर ऑफ क्या स्पिंडल फाइबर बताया था नहीं, स्पिंडल फाइबर का अपना काम था खींच के अलग अलग करना, वो खींच के अलग अलग कर लिए, अब उसका स्पिंडल फाइबर का काम हो गया। तो डिसअपियर ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसमें वो स्पिंडल फाइबर गायब हो जाता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है, रिवर्स प्रोफेज किस स्टेज को कहते हैं, टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज कहते हैं, क्योंकि प्रोफेज में सब गायब हुआ था, इसमें फिर से आ जाता है, और जो प्रोफेज में अपेयर हुआ था इसमें डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहीं से आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किस स्टेज में होते हैं, एपियर किस स्टेज में होते हैं, तो एपियर किस स्टेज में होते हैं,
टीलोफेज। यहां तक समझ आ गया? अब पूरा जितना बटना था सब चीज बढ़ गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया है, क्रोमोसोम बराबर 14 बढ़ गया है दोनों तरफ। अब इसमें क्या बाकी रह गया है? दो भाग में इसको काटना, यही बच गया है ना, दो दो सेल में बटना, यही बच गया है नहीं? तो देखते हैं ये कैसे बढ़ता है। साइटोकाइनेसिस, लास्ट स्टेप क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा। मतलब साइटोप्लाज्मा का अलग अलग होना बच गया था, उसको क्या बोलते हैं? इस कौन से पेज में होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मा किसको बोलते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो? ये जैसे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और ये सेल वॉल के बीच में जितना साइट बड़ा है उसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना? अब उसका डिवीजन बचा है साइटोप्लाज्मा का। तो मैं क्या बताया था? एक बोला था प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। तो हम लोग का किस में आएगा? एनिमल सेल में। हाथ पांव को दबा के देखोगे नरम नरम है, ठीक है ना? प्लांट को टच करके देखना, हार्ड रहता है। प्लांट के सेल में क्या रहता है? सेल वॉल पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या रहता है? कठोर रहता है, ठीक है ना? तो प्लांट के सेल में देखो, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? फरो के द्वारा। फरो मतलब ऐसे इस टाइप से खांच टाइप से बनता है, ठीक है ना? और ये धीरे धीरे बढ़ते 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 दो भाग में डिवाइड कर देता है। तो क्वेश्चन आता है एनिमल सेल में डिवीजन किसके द्वारा होता है? तो फरो के द्वारा होता है, ठीक है ना? और प्लांट सेल में किसके द्वारा होता है? एनिमल सेल में होता है। और प्लांट सेल में किसके द्वारा होता है? प्लांट सेल कठोर होता है। तो प्लांट सेल में कठोर होने के कारण सेल वॉल पाया जाता है, तो इस बीच से ऐसे यहां से नहीं कट पाता, तो इसमें क्या होता है? बीच में सेल प्लेट बनता है, और ये सेल प्लेट धीरे धीरे बढ़ते 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 दो भाग में टूट जाता है, ठीक है ना? इसमें दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटोकाइनेसिस में। प्लांट में किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। और एनिमल में किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? फरो के द्वारा। यहां तक सबको समझ आ गया? एक सेल से दो सेल बन गया, और दोनों सेल में क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के बराबर है। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या है? मदर सेल के बराबर है। ये किस में होता है? जैसे हम लोग जन्म लिए थे तो इतने छोटे थे नहीं, आज बड़े हो गए हैं नहीं? क्यों हुआ है? बड़े क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारे अंदर सेल डिवीजन कंटिन्यू हुआ है, ठीक है ना? जिसके कारण हमारा क्या हुआ है? ग्रोथ हुआ है। अब आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस कॉमन सी बात है। इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। प्लांट छोटा सा सीड से बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, तो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है। और इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि चलते चलते कहीं पे गिर गए, हाथ पांव में चोट लग गया, सेल डिवीजन होगा तब तो घाव भरेगा, भरेगा ना? तो समझ आ गया ना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रीजनरेशन ऑफ सेल हो गया ना? सबको समझ आ गया ना? माइटोसिस इजी है ना? इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, जो बताया था आउटलाइन को याद करना, उसके बाद बहुत ही इजी है। थैंक यू। यही तक क्लास समाप्त करते हैं आज का। सर हो गया क्लास? समझ आया कि नहीं आज का? आया ना?